नमस्कार। भ्रष्टाचार रहना चाहिए कि जाना चाहिए? दादागिरी मत कर, वरना आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? क्या मेरा यही गुनाह है कि भ्रष्टाचारियों के दिन बुरे होते जा रहे हैं? कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया है। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। बोलिए सर। अबे खामोश। क्या हुआ? What's happening? Oh no! एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, सिर्फ एक ही शब्द का डायलॉग, खामोश। ठीक हुआ क्या? खामोश। अब जैसा भी हुआ हो, लेकिन ये कोशिश किस कलाकार की मिमिक्री की थी वो तो आप बिल्कुल पहचान गए होंगे। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा जी, जिन्हें हम शत्रु जी कहते हैं। यूं तो शत्रु यानी दुश्मन को जी लगाकर संबोधित नहीं किया जाता, लेकिन हमारे ये शत्रु जी वो वाले शत्रु नहीं है, यानी कि दुश्मन वाले नहीं है। हालांकि एक और गाना है, दुश्मन दुश्मन जो दोस्तों से भी प्यारा है, यानी दुश्मन दुश्मन जो दोस्तों से। हाँ बिल्कुल, आप सभी सही पहचान गए। अब आपको लग रहा होगा कि आज ये शत्रु दुश्मन खामोश, आखिर बात क्या है? दरअसल हमारे पड़ोसी दो देश हैं और दोनों किसी न किसी वजह से हमारी जिंदगी में शामिल रहते हैं। अब मसला ये है कि शत्रु यानी दुश्मन पर हम लगातार बोलते हैं, लेकिन दूसरे शत्रु पर हम कुछ नहीं बोलते, जैसे उसने हमें बोल दिया हो खामोश। दर्शकों, मैं सुधीर और आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत इस कार्यक्रम में स्वागत है। अब बताइए कि क्या किसी न्यूज़ चैनल ने पिछले एक महीने में चीन से संबंधित कोई खबर दिखाई, या भारत सरकार के किसी बड़े नेता या मंत्री ने चीन पर कोई बयान दिया है? नहीं ना। लेकिन लगातार हिंदू जीतेगा, हिंदू खतरे में है, पाकिस्तान जिन्ना और भी न जाने क्या क्या लगातार खबरों में बने रहते हैं और सरकार के मंत्री भी किसी न किसी बहाने एक आध चिंगारी पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम पर भड़काई देते हैं। लगभग हर खबर हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है, जबकि चीन लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है जो किसी भी तरह से इग्नोर करने के काबिल नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, अरुणाचल प्रदेश से सटी भारत चीन के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 17 साल के एक किशोर लड़के के लापता होने या अपहरण होने की बात सामने आई थी। असम के तेजपुर में मौजूद सेना के एक जनसंपर्क अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अरुणाचल प्रदेश के 17 वर्षीय युवक मिराम तारोम को कथित तौर पर वास्तविक नियंत्रण रेखा LSC के पार PLA ने पकड़ लिया है। सूचना मिलने पर भारतीय सेना हाईलाइट के माध्यम से PLA से तुरंत संपर्क किया गया। प्रोटोकॉल के अनुसार उसका पता लगाने और उसे वापस लेने के लिए PLA से सहायता भी मांगी गई। इससे पहले थोड़ा पहले जाते हैं। सैटेलाइट की तस्वीरों से यह पता चला कि पेंगोंग झील में चीन ने पुल बना लिया। अब इस पर भी सरकार और गोदी के चैनल्स हैं, उन्होंने कोई खबर नहीं दिखाई। इससे पहले की अगर बात करें तो गलवान की खूनी झड़पें आपको याद ही होंगी और घाटी में कई किलोमीटर अंदर तक आकर उन्होंने हाईटेक गांव बसा लिया। इन खबरों को भी किसी चैनल ने कोई खास तवज्जो नहीं दी। मंत्री जी भी कुछ नहीं बोले, जैसे शत्रु जी ने उनसे कह दिया हो कि खामोश। हालांकि भाजपा के ही एक सांसद है जो कभी कभार अपनी सरकार से ही कुछ पूछ लेते हैं, जिनको वो बड़ी सफाई से इग्नोर भी कर देते हैं। सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी। इन्होंने लिखा कि चीन ने अमेरिका को कहा है कि वो भारत के साथ चीनी सीमा विवाद पर कुछ ना बोले। स्वामी कहते हैं कि चीन मोदी जी की 56 इंच वाली छाती पर चढ़कर बैठा है। उनको पता भी नहीं है कि चीन कहां तक चढ़ गया है। मोदी को सिर्फ कोई नहीं आया के नारे लगा रहे मोदी जी। ऐसा नहीं कि सिर्फ चीन ही घुस रहा है, इधर पाकिस्तान भी हमारा व्यवसाय छीन रहा है भाई, वो भी भारत सरकार के ही सहयोग से। आश्चर्य हुआ ना। भारत की ना से पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। भारत बांग्लादेश ने जो ऑर्डर कपड़ों के व्यवसाय में जो ऑर्डर छोड़ दिए थे, पाकिस्तान ने उस व्यवसाय को, उस ऑर्डर को लेकर अपना कारोबार चमका लिया। पाकिस्तान ने निर्यात का एक नया रिकॉर्ड बना लिया है और अब हमें
इस किसी भी अगर मॉल में हम जाएं और उस मॉल में मेड इन पाकिस्तान के कपड़े अगर नजर आए तो चौंक मत जाना। कभी ऐसा हुआ है कि भारत के किसी फैसले की वजह से पाकिस्तान को फायदा हो जाए? बीते कुछ सालों में तो ऐसा याद नहीं आता, लेकिन ये मामला अलग है। दरअसल पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर ने कोरोना महामारी के दौरान निर्यात का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा उसने भारत और बांग्लादेश के छोड़े गए ऑर्डर को हासिल करके बनाया है। मतलब ये कि जिस समय हमने पैंडेमिक के नाम पर छोटे छोटे उद्योगों को कई सालों तक, कई महीनों तक बंद रखा, कारीगरों मजदूरों को हजारों मील पैदल चलने के लिए मजबूर किया, उस समय पाकिस्तान ने अपने घरेलू कपड़ा व्यवसाय को बढ़ावा दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के वाणिज्य सलाहकार अब्दुल रजाक दाऊद ने यह दावा किया है कि जून में पिछले साल के निर्यात के मुकाबले कपड़ा निर्यात रिकॉर्ड 40% बढ़कर अब 21 अरब डॉलर यानी कि 1.57 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। कुल निर्यात में टेक्सटाइल का हिस्सा करीब 60% है। उन्होंने दाऊद ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में ये आंकड़ा 1.94 लाख करोड़ हो जाएगा, जो पिछले साल के कुल निर्यात के आंकड़ों को पार कर जाएगा। पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका और यूरोप में खरीदारों के लिए डेनिम जींस से लेकर तौलिए तक की सप्लाई वो करता है। पाकिस्तान के कुल निर्यात में टेक्सटाइल का हिस्सा करीब 60% है। 2020 में जब महामारी बढ़ी तो पाकिस्तान ने भारत और बांग्लादेश जैसे देशों से मुकाबले के लिए कारखाने खोलने के लिए मंजूरी दे दी थी। अब टारगेट कॉर्प और हैंड्स ब्रांड इंक सहित कई ग्लोबल ब्रांड के ऑर्डर भी पाकिस्तान को मिल रहे हैं। दाऊद ने कहा कि दरअसल हमें बहुत सारे ऑर्डर बांग्लादेश और भारत से ट्रांसफर होकर आए हैं। अच्छी बात तो ये हो रही है कि अब हम बांग्लादेश के साथ मुकाबले की स्थिति में हैं। 3-4 साल पहले बांग्लादेश ने तो हमें बुरी तरह से पछाड़ दिया था, ये बात दाऊद ने कही। दरअसल उनको टैक्स में कमी, सस्ते कर्ज और बिजली से फायदा मिला है। पाकिस्तान ने कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की रियायतें भी दी है। इनमें सस्ता कर्ज, बिजली सबसे प्रमुख है। दाऊद ने कहा कि सरकार अगले महीने अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और मध्य एशिया जैसे नए बाजारों में निर्यात को बढ़ावा देने का प्रस्ताव जारी करने का इसकी भी योजना बना रहा है। दक्षिण एशिया में प्रतिद्वंदियों की तुलना में पाकिस्तान में दोगुनी टैक्स कटौती, सस्ता कर्ज और बिजली सप्लाई जैसे उपायों से कपड़ा निर्यात को बढ़ावा मिल रहा है। 2018 के बाद से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हमारे रुपए में 60% की गिरावट से भी हमें काफ़ी मदद मिली है। पाकिस्तान अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए आर्थिक पाबंदियों से बाहर निकालने की तलाश में है। 1980 से अब तक 13 बार IMF से मदद मांगी गई है और दाऊद ने कहा कि हम ऐसी चीज़ों को मंगाना कम करेंगे जिनका आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, खासकर पेट्रोलियम उत्पाद और टीकों की खरीदी। उन्होंने 6 महीने में 12 गुना कारोबार अपना बढ़ा लिया है। दाऊद ने कहा कि इस साल बेहतर फसल से खाने पीने की चीज़ों के आयात में गिरावट आएगी। अब हम ट्रकों की मुक्त आवाजाही की मंजूरी देकर मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार बढ़ाएंगे। चालू वित्त वर्ष के 6 महीनों में ही हमारा व्यवसाय पिछले साल के 1.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले से बढ़कर 12 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों शत्रु हमारा नुकसान तो कर रहे हैं और दोनों प्रकार के नुकसान में हमारे साहब खामोश है। मेक इंडिया के नारे हम लगाएं और फायदा कोई और ले जाए, ये बड़ा अजीब सा है। रोजगार के मुद्दे पर भी साहब खामोश है। खैर, हमको क्या, हम तो टीवी चैनल्स के हिंदू मुस्लिम में मस्त हैं। अब सांसद ओवैसी की कार पर हमला हो गया है। अब इसमें हमलावर जो है वो हिंदू सेना या बीजेपी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अब टीवी वाले इसमें लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोशिश ये हो रही है कि बात हिंदू मुस्लिम की हो। मतलब सारी हरकतों का टारगेट सिर्फ एक ही होता है कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम की बहस चलती रहे। इलेक्शंस के भाषणों में योगी ने कहा कि सत्ता में अगर आए तो गर्मी निकाल देंगे। अखिलेश कह रहे हैं कि सत्ता मिलने दो, चर्बी निकाल देंगे। इधर मायावती बोल रही हैं कि सत्ता में वापसी अगर होती है
तो भर्ती निकालेंगे। इधर केंद्र सरकार बोल रही है कि अगर रोजगार चाहिए तो 25 साल रुकना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है भाई, आप चाहें तो 25 साल रुकने के लिए आराम से घर बैठिए और टीवी देखिए। नमस्कार। नमस्कार। भ्रष्टाचार रहना चाहिए कि जाना चाहिए? दादागिरी मत कर, वरना आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? क्या मेरा यही गुनाह है कि भ्रष्टाचारियों के दिन बुरे होते जा रहे हैं? कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया है। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। बोलिए सर। अबे खामोश। क्या हुआ? What's happening?